चलो ठीक, हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे जी? द्रव के सामान्य गुण। और इसमें क्या पढ़ेंगे? दाब, प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। लिखो, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। इसे पी से, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या लिखा? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, तो कोई वस्तु है उसके एकांक क्षेत्रफल पर, कोई बहुत बड़ी वस्तु को मान लो, तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं दाब। क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? मैं समझ घर, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल यानी एफ अपान ए होता है। एफ अपान ए। वही मैंने बोला, अगर एरिया में इकाई कर दूं, एकांक कर दूं, तो जो बल होगा वह किससे हो जाएगा? दाब के बराबर हो जाएगा। यानी हो जाएगा P बराबर एफ अपान ए। एफ अपान ए, ये हो गया दाब का सूत्र। हम बात करें दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखो इसमें मात्रक, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अब बताओ दाब की प्रकृति क्या होती है? दाब किस कैसी राशि का है? अदिश सदिश। तो दाब में दिशा होगी? नहीं होगी ना। हाँ, दाब एक अदिश राशि। कैसी है? अदिश राशि। इसकी प्रकृति होती है अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि, एक ये चीज हो गया। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग कहते क्या है? दाब कहते हैं। दाब का बड़ा रोल होता है। अगर किसी सतह का क्षेत्रफल कम लगेगा, जैसे मान लो क्षेत्रफल कम रहेगा, कोई वस्तु छोटी है उसके बाद दाब ज्यादा लगेगा, और कोई वस्तु क्या हो गई? चौड़ी हो गई, दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। जैसे कोई सुई है, अब सुई से तुमको हम कोचे, तुमको वहां पर दर्द क्या होगा? ज्यादा होगा। वही मान लो मार्कर से क्या करें? कोचे तो क्या चोट तुमको करेगी? कम लगेगी। सुई धस जाएगी कि मार्कर ने, क्यों? इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। इसीलिए जो ट्रक होते हैं, जो बसें होती हैं, उनमें हम लोग एक चक्का एक साथ नहीं लगाते। कितना चक्का लगाते हैं? दो चक्का लगा देते हैं, दो पहिए लगा देते हैं। क्यों? एक पहिए लगाएंगे तो लोड ज्यादा पड़ेगा, टायर के फटने के चांस ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? दो चक्का पहिए लगा देते हैं। इससे क्या होता है? उसका एरिया, बस या ट्रक का एरिया बढ़ जाएगा। जब बस या ट्रक का एरिया बढ़ जाएगा तो आराम से ट्रक पर चलती रहेगी। इसलिए तुम देखोगे बस और ट्रकों में क्या होता है? दो दो पहिए क्या जाता है? दो दो पहियों को एक साथ लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है, तो दाब क्या होता है? घट जाता है। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, दाब क्या जाएगा? घट जाएगा। इससे क्या होती है? आराम से गाड़ी चलती है। अगर एक पहिया रहेगा तो इससे क्या होगा? हमारा सड़क भी खराब होगा, और साथ साथ गाड़ी के टायर की क्या होती है? फटने का चांस भी पैसा ज्यादा पड़ेगा। जब लोड ज्यादा पड़ेगा तो गाड़ी के फटने का चांस भी क्या होता है? ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोग देते हो साइकिलिया पर, अब साइकिल टायर कितना छोटा होता है। अब कोई आदमी उसमें मोटा आदमी बैठ जाए साइकिल, तो क्या होगा उसका हाल? चला ही जाएगा। वही चीज, क्यों? उसका क्षेत्रफल कम होता है।
वही क्षेत्रफल बढ़ा दिए। अब गाड़ी में क्या किया गया, 2 चक्के गाड़ी में क्या किया गया है, वही मोटा आदमी साइकिल पर बैठ जाए, साइकिल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। वह आदमी कहां बैठ जाए, 2 चक्के गाड़ी पर, अब क्या हो गया, क्षेत्रफल टायर क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। अब क्या हो गया, आदमी आराम से बैठ। अब तो गाड़ी एक में नहीं 55 मिनट बैठ जाते हैं, कहां तक, जहां तक उसका सिलेंडर क्या होता है जी, तेल के पेट्रोल पंप उसका होता है, टंकी हो तो वहां तक बैठ जाएंगे, एक मिनट हंडिलो पकड़, 2 मिनट पीछा बैठ रहता है। ठीक, आगे लिखो, डालो। द्रव में दाब, देखो द्रव में दाब, द्रव में दाब, प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड, ये क्या होता है, समझ ध्यान से। द्रव में दाब, तो किसी द्रव में जो दाब होता है वो उसके भार के कारण होता है, किस कारण होता है, भार के कारण। ठीक, तो किसी द्रव द्वारा, किसी द्रव द्वारा किसी पात्र के दीवारों पर लगाए गए दाब हम लोग कहते क्या हैं, द्रव दाब बोलते हैं। लिखो, किसी द्रव द्वारा, किसी द्रव द्वारा, किसी द्रव द्वारा, किसी द्रव द्वारा पात्र के, पात्र यानी बर्तन, पात्र के सतहों पर, सतहों पर लगाए गए दाब को, लगाए गए दाब को द्रव दाब कहते हैं, द्रव दाब कहते हैं। और किसी पदार्थ में द्रव का दाब, किसी पदार्थ में द्रव का दाब उसके भार के कारण होता है, उसके, उसके क्या जी, भार के कारण, उसके भार के कारण होता है। ध्यान रखना, द्रव दाब का जो फार्मूला होता है, द्रव दाब, वह पी होता है रो जी एच, रो जी एच। ये होता क्या है, ध्यान से, मान लो एक ये पात्र है, डीजल है, इस पात्र में क्या भरा गया है, पानी, क्या भरा गया जी, पानी भरा गया, समझ में, देखो मत, इसमें भरा गया पानी, ठीक, पानी भरा गया, इस पात्र में यहां तक पानी भरा है, मान ऊंचाई h है, ठीक, इसका घनत्व कितना है, रो है, इसका डेंस कितना है, रो है, और जी क्या है, इसका ग्रेविटी, पानी का घनत्व है, पानी का गुरुत्वीय त्वरण है, इसका भार नीचे काम करेगा। तो जो द्रव दाब आता है P बराबर रो जी एच, रो क्या है, द्रव घनत्व, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, एच क्या है, जितना ऊंचाई तक पानी भरा है। तुम लोग जानते हो जहां समुद्र होता है, क्या समुद्र हो गया, सागर हो गए, उसमें मछलियां बहुत अंदर तक नहीं जाती, नदियों में, नदियों में मछलियां, समुद्र में मछलियां बहुत अंदर तक नहीं आती, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मछलियां या समुद्री जहाजें, तुम लोग जानते हो सबमरीन वगैरह, वो समुद्र के अंदर बहुत डीपली नहीं जाती है, क्यों, जैसे जैसे अंदर जाएंगे उन मछलियों के ऊपर या जहाजों के ऊपर क्या होगा, पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब पानी का जो भार होगा बढ़ेगा, नीचे से जाएगा, ऊपर रहेंगे तो पानी कम रहेगा, भार कम लगेगा, ऊपर प्रेशर कम लगेगा, नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ गया, और नीचे गए प्रेशर बढ़ गया। इसलिए मछलियां जो होती हैं नदियों में या सागरों में, समुद्रों में 500 से 800 मीटर ऊंचाई तक गहराई तक रहती हैं, बहुत अंदर जाएंगे क्या, उनको ऊपर दबाव ज्यादा लगेगा, उनको सांस लेने में दिक्कत होगा, सो वो बहुत अंदर तक डीपली नहीं जाती है, ध्यान रखना, यही होता है, तो होता है द्रव में दाब। तो किसी द्रव द्वारा पात्र के सतहों पर लगाए गए दाब को क्या बोलते हैं, द्रव दाब कहते हैं। और किसी दाब में जो द्रव का दाब होता है वो उसके भार के कारण होता है, वेग के कारण होता है, किसी वस्तु भार कितना डिपेंड करता है, उसका वेट कितना है, उसी वेट कारण क्या होता है, उसका भार होता है। समझ में आई, तो दिक्कत यहां तक, आगे लिखो, आगे लिखो,
अगर लिखो उत्प्लावकता, उत्प्लावकता, बुयांसी, 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 उत्प्लावकता। ठीक, तुम ध्यान इधर, उत्प्लावकता होता क्या है, इसी हम लोग बोलते हैं उत्प्लावक बल। क्या बोलते हैं? बुयांसी फोर्स। क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल। जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में क्या कहता है? डुबोया जाता है, तो वस्तु भी ऊपर क्या करती है? जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव भी क्या करता है? वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसको ढकेलने का प्रयास करता है, जिसको हम लोग कहते क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। और यह क्रिया जो होती क्या होती है? उत्प्लावक तक आती है। समझो ना? जब भी किसी वस्तु कहां डुबोया जाता है? किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो जो द्रव होता है वो करता है उस वस्तु को भी ऊपर भगाने का प्रयास करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल बोलते हैं। जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता बोलते हैं। लिखो तुम्हें, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को किसी जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो द्रव द्रव द्वारा वस्तु पर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल, द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, कार्य करता है, जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। उत्प्लावक बल कहते हैं। तथा यह क्रिया उत्प्लावकता कहलाती है। यह क्रिया उत्प्लावकता कहलाती है। यानी ऐसे समझो, द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहता है? उत्प्लावन बल कहता है ना। लिखो सुबह करके, अथवा करके लिखो। किसी द्रव द्वारा, जैसे लिख लो द्रव द्वारा, द्रव द्वारा किसी वस्तु पर, द्रव द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल, ऊपर की ओर लगाया गया बल, चाहे बोलो उत्प्लावक बल, चाहे बोलो उत्प्लावन बल, उत्प्लावक या उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक, तुम देखते हो कि जैसे मान लो किसी कद्दू को, कद्दू जा रहे हो ना, किसी कद्दू अगर हम लोग पानी डुबोते हैं, क्या डूब जाता है? क्या होता है? जब हम लोग कद्दू को पानी में डुबोते हैं, कद्दू क्या होता है? ऊपर आने का प्रयास करता है। क्यों? पानी भी उस कद्दू को क्या करता है? ऊपर को ढकेलने का प्रयास करता है। तो ये चीज, किसी
द्रव द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहता है? उत्प्लावक या उत्प्लवन बल कहलाता है। डायग्राम बना लो, एक पात्र बना लो, ठीक। इसमें एक वस्तु डुबो दो, ये पानी लिक्विड है, इसे मैंने कोई पात्र में पानी भर दिया है, इसमें कोई वस्तु डूबी हुई मान लो ऐसे, ठीक। पानी क्या करेगा? वस्तु को ऊपर को ढकेलने का प्रयास करेगा। इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल बोल देते हैं। क्या जी? उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल बोलते हैं, ठीक। तो बड़ा बताना हल। चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखो यार, आर्किमिडीज एक नॉर्मल व्यक्ति थे। एक घटना घटी, क्या हुआ? एक किसी राजा के यहां रहते थे। हुआ क्या? राजा ने एक बार एक मुकुट बनवाने का प्रयास किया, मुकुट जो कहां लगाते हैं हम लोग? सर पर। लेकिन जब मुकुट बनाकर सुनार लेकर आए तो उनको संदेह हुआ, ये मुकुट सही बना है कि खराब बना है, शुद्ध सोने का बना है कि खराब सोने का बना, मतलब घटिया बना है, मिलावटी बना हुआ है। तो राजा ने अलाउंस करवाया, अगर कोई व्यक्ति बता देगा शुद्ध सोने का बना है कि मिलावटी बना हुआ है तो उसको हम बहुत सारा क्या करेंगे? इनाम देंगे। तो आर्किमिडीज अपने कहां पर? अपने कमरे में, मान लो अपने मकान, क्या कर, कमरे में स्नान कर रहे थे टब में। और टब में स्नान करते समय वो जब उनको अपने मन में आया, जब स्नान कर रहे थे तो कुछ पानी, जैसे वो नहा रहे थे तो क्या होगा? कहा जाता है, कहानी बहुत सारी होती है, तो वहां पर टब में क्या वो बहुत सारा पानी बाहर निकला। तो उनके मन में एक चीज आया, अच्छा ऐसा हो सकता है, तो भागे भागे कहां से गए? राज दरबार में गए। वहां पर बोले हम बता सकते हैं कि ये कोई जो मुकुट बनाकर सुनार लेकर आया है ये सही है कि मिलावटी है। तो उन्होंने क्या किया? जो राजा के पास पहले वाला शुद्ध सोने वाला क्या था? मुकुट था, उसको पानी में उन्होंने डुबोया। जब पानी में डुबोया और पानी जब उसको डुबोया गया तो वह मुकुट अपने तो जितना पानी विस्थापित किया उसको अलग रख लिए, और जो सुनार बना कर लेकर आया था उसको भी क्या किया? उन्होंने पानी में डुबोया, ठीक, जो सुनार बना कर लेकर आया था। और डुबोने के बाद वह वाला भी मुकुट क्या किया? अपने बराबर क्या किया? पानी विस्थापित किया। और जब दोनों का आयतन पानी का नापा गया तो देखा गया जो मुकुट सुनार बना कर लेकर आया था उसका आयतन क्या था? पानी का कम था। इससे मालूम चला जो सोनार मुकुट बना कर लेकर आया वो क्या चीज? मिलावटी है। क्या है? मिलावटी है। क्यों? जो मुकुट सुनार बना के लेकर आया था उसका डेंसिटी क्या था? कम था। जो पहले से राजा के पास मुकुट था उसका डेंसिटी क्या था? पानी का ज्यादा था, तो आयतन पानी की ज्यादा था, उसने ज्यादा पानी विस्थापित किया था। और सुनार द्वारा बनाया गया तो क्या? पानी कम विस्थापित किया था। इससे मालूम चला कि जो सुनार बना के लेकर क्या है? मिलावटी वाला है, मुकुट है। तो वही चीज यहां पर बनाया गया है। मान लो अगर कोई वस्तु, मान लो पानी में मैंने क्या किया? यहां पर पानी में डुबो दिया, पानी में डुबो दिया, तो वह वस्तु क्या करती है? अपने भार के बराबर करती क्या? पानी को विस्थापित कर। मान लो हम लोगों में किसी व्यक्ति का मान लो आयतन मापना है, कैसे आयतन मापेगा? किसी व्यक्ति के, मान लो किसी गाय के, किसी भैंस का या किसी आदमी का आयतन मापना हो, हम लोग भार तो नाप लेते हैं मशीन से, यंत्र से। आयतन नापना तो हम लोग कैसे नापेंगे? एक मान लो टंकी है, टंकी में तुम घुस जाओ और कितना पानी बाहर निकले उस पानी को नाप लो, क्या मिल जाएगा हमको? किसी व्यक्ति क्या मिल जाएगा? आयतन मालूम चल जाएगा। तो ये चीज है यहां पर। देखो नियम क्या इनका? यदि किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह वस्तु अपने उतना ही पानी विस्थापित जितना वस्तु क्या होता है जी? भार होता है। देखो कम, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को किसी द्रव में किसी द्रव में किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में उस वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है आभासी कमी आ जाती है वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु के भार में यह भासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर जी ठीक। तुम लोग देखते होंगे हमने क्या बोला, जब भी हम लोग किसी वस्तु किसी पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है, उस वस्तु में कमी आती है। कहते भार में कहे थे कमी, स्टार्टिंग में उसका भार तुमको बाहर रहेगा तो बहुत ज्यादा भार लगेगा कि जैसे पानी में डुबोते क्या लगेगा, उसका भार घट जाएगा। क्यों? उसके भार में कुछ कमी आती है। तो वस्तु के भार में जो कमी आई वो अपने भार की ओर करती क्या है, पानी को विस्थापित कर देती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मब्रीज का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक, तो लिख लो, मानव का पानी में तैरना, मछली का तैरना, जहाज का तैरना। जैसे मानव का पानी में तैरना, मछली का तैरना, मछली का तैरना, जहाज का तैरना। इधर कितने लोग पानी में तैरे हैं बताओ, तैरे हो? एक देखो इधर बहुत सारे लोग तैरे हैं। देखो इधर, हम लोग पानी में कैसे तैरते हैं? अगर हम लोग पानी में से खड़े रहे क्या तैर पाएंगे? और हम लोग करते क्या है, पानी पर लेट गए, अपना हाथ भी क्या करते हैं, पैर भी दो चलाते हैं। हाथ चलाएंगे थोड़ा आराम धीरे धीरे जाएंगे, और हाथ के क्या चलाएंगे, पैर चलाएंगे, क्यों थोड़ा तेज जाएंगे। करते क्या हम लोग, जितना तेज अपने हम हाथों से पानी क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। और जितना तेज हम पानी विस्थापित करेंगे, पानी क्या करें हमको उतना तेज से आगे जाने के लिए रास्ता बनाएगा। तो क्या होता है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार से जहाज भी होती है। जहाज करती क्या है, तुम लोग देखो ना, जो छोटी छोटी नाव होती, क्या होती, नाव होती है, वो करती क्या है, जब नदियों में चलती है करती, तुम देखते हो ना क्या लिए होते लोग, पतवार लिए होते हैं। पतवार करते क्या है, पानी को पीछे ढकेलते हैं। जितने तेज पतवार चलाएंगे नाव क्या होगा, उतने तेज से आगे जाएगी। कोई चीज यहां भी होता है, भगाने का प्रयास करें वहां पर। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे देखो, इधर हम लोग दो चीज यहां पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ससंजन बल, एक होता है असंजन बल। क्या? एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। लिखो, अगला लिखो, ससंजन था संजन बल, संजन बल, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ससंजन बल। तो समान प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल हम लोग क्या बोलते थे, पसंजन बल बोलते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच करने वाले कार्य करने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, ससंजन
बल बोलते हैं। देखो बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को क्या बोलते हैं? ससंजन बल कहते हैं। सही है। जैसे मान लो ठोस और ठोस, जैसे मार्कर है, तो मार्कर क्या एक कण से मिलकर बना है? लाखों अरबों कण होंगे, असंख्य कण होंगे, इसमें बहुत सारे कण होंगे। तो उस छोटे छोटे जैसे मार्कर है, इसमें कण क्या होगा? दूरी दूरी पर होंगे। लोहा क्या होगा? उसमें कण क्या होंगे? पास पास होंगे। क्यों? लोहे के अणुओं के बीच में फसंजन बल क्या होता है? फसंजन बल ज्यादा काम करता है मार्कर की अपेक्षा। लकड़ी में क्या करेगा? और कम काम करेगा लकड़ियों में। क्यों? उसमें कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे। और लोहे में कण क्या होंगे? पास पास होंगे। ठीक, तो होता क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को, लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? फसंजन बल। तुमसे कोई पूछेगा लोहा इतना क्यों मजबूत होता है? उसमें क्या होता है? जो लोहे के अंदर जो कण होते हैं वह कोहेसिव फोर्स कण क्या होते हैं? आपस में बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। और आपस में मजबूती बंधे होने के कारण क्या होती थी? उसके कण एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इसलिए क्या होता है? बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक, ठोस में, तो ठोस के रूप में क्या होता है? फसंजन बल का मान बहुत ज्यादा होता है। ठोसों में फसंजन बल सबसे अधिक, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है? गैस में। अब गैस के रूप में क्या होता है? फसंजन बल बहुत कम काम करता है, इसलिए गैस कण क्या होते हैं? एक मिनट रहेगा हवा, तो एक मिनट रहेगा विलायकपुर, 4 किलोमीटर दूरी पर रहेगा। ठीक, ये होता है फसंजन बल। एक होता आसंजन बल, एडहेसिव फोर्स। लिखो, बताता हूं पहले। देखो, आसंजक बल या संजन बल, आसंजन बल, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये क्या होता है? भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। लिखो, दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच, पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले, या मध्य लिख लो, के मध्य लगने वाले बल को आसंजन, आसंजन, आसंजन बल कहते हैं। आसंजन बल कहते हैं। सही है। क्या लिखा मैंने? दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल क्या बोलते हैं जी? आसंजन बल। आसंजन बल क्या होता है? इसमें दो अलग अलग प्रकार के अणु रहेंगे, पदार्थ रहेंगे। मान लो मैं इस मार्कर से इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, व्हाइट बोर्ड पर, तो मार्कर अलग हो गया। अब व्हाइट बोर्ड क्या हो गया? अलग कैटेगरी हो गया। ये अलग कैटेगरी का है, क्या है? अलग कैटेगरी का है। तो इनके भी जो बल काम कर रहा हो, क्या कौन बल काम कर रहा है? फसंजन नहीं, कौन बल काम कर रहा है? आसंजन बल। कौन जी? आसंजन बल। जैसे लिखो, जैसे बोर्ड और मार्कर, बोर्ड और मार्कर। तुम लोग देखते हो कि तुम्हारी मम्मी दिवाली के टाइम, कब जी? दिवाली के टाइम में क्या लगाती है तुम्हारी आंखों में? काजल। क्या दीदी? काजल लगाती है ना रात में। जब काजल लगाएंगे क्या होता है? एकदम बड़ा बड़ा काजल लगा देंगे, यहाँ तक लगा रहेगा, पूरा नजर लगने पाए। अगर जब तुम कहो छुचंदर पर जाओ, छुचंदर हो जाओगे। तो जब काजल लगता है से लेकर यहाँ तक, तो काजल क्यों लगा तुम्हारी आंखों में? तो मालूम मम्मी लगा दी, ये लड़कियां लगा लेते हैं काजल यहाँ तक, कजौटा। ठीक, लेकमा उसे बोलते हैं, तो कजौटा हो गया। तो जब काजल लगा, वह काजल किसका लगता है?
आसंजन बल के कारण। ये ओंठों पर क्या लगा जी? लिपस्टिक। क्या लग गया? लिपस्टिक। तो ओंठों जो लिपस्टिक लगता है तो कौन सा बल कहां लगता है? आसंजन बल के कारण लगता है। एक एडहेसिव फोर्स के कारण लगता है। तो एडहेसिव फोर्स ना काम करे, ओंठों पर लिपस्टिक चिपके ही ना चिपके तो छूट जाएगा बराबर, लगाई फिर खत्म हो गया। ठीक। हाँ देखो आंख और कजरौटा काजल, देख लो, आंख और काजल जी। और क्या लिखोगे? बहुत सारे लिखते हो उसमें तुम लोग। कलम और पन्ना, हम लोग पन्ने पर कैसे क्यों लिखते हैं? जब हम लोग पन्ने पर कलम से लिखते कौन बल काम करता है? वहां पर आसंजन बल ही काम करता है। ठीक। देखो कलम और पन्ना, कलम और पन्ना, तो यहां तक किसी कोई डाउट? हाँ ठीक। ये भी लिख लो भैया, क्या छोड़े उसको, लाली और ओठ, हाँ लिपस्टिक आदि। ठीक। तो क्या हो गया जी? बोर्ड पर मैंने मार्कस लिखा, कौन बल काम किया? आसंजन बल। आंख और काजल भी जो लग रहा है, जो बल काम कर रहा है, चिपक रहा है जिसके कारण, कौन बल वहां पर काम कर रहा है? आसंजन बल। कलम कागज पर कलम से लिख रहे हैं, कौन सा बल काम कर रहा है? आसंजन बल। ओंठ पर जो लाली लगाई जा रही है वो किस बल कहां लग रही है? आसंजन बल के कारण ही। ठीक। चलो फटाक से तारो, तार लो। ठीक।